अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने अपना फॉरकास्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसी चैप्टर का थोड़ा से जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया था उसको डिस्कस करेंगे। मोस्टली इस चैप्टर में जो आगे वाला पोर्शन है ये आप रीड करें तो आपको साथ साथ क्लियर होता जाता है। इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात अब नहीं है, लेकिन मैं फिर बहरहाल एक दफ़ा इसकी कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा और उसको आप दोबारा बुक से रीड करें तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो देखें, कल हमने स्टूडेंट्स से अपना जो फॉरकास्टिंग के हवाले से डिस्कस किया था, AFN इक्वेशन पे हम पहुँचे थे। स्टूडेंट, जो AFN इक्वेशन है ये आपको फॉरकास्टिंग के लिए एक बड़ा हेल्पिंग टूल है जिसकी मदद से आप फॉरकास्ट करते हैं। लेकिन हमने ये देखा था यहाँ पे जो बेसिक इक्वेशन है वहाँ पे कंपनीज की जो की रेशोज़ हैं वो क्या हम ले रहे होते हैं, कांस्टेंट ले रहे होते हैं। इसके कांस्टेंट जो हम रेशोज़ ले रहे हैं, तो अब ट्रू वर्ल्ड में अगर बात करें तो ये ऐसा होता नहीं है कि वो रेशोज़ जो है वो कांस्टेंट रहें। ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए फिर ये बेहतर होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉरकास्ट करें। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉरकास्ट करने के लिए जो हमने स्टार्ट लेना है, जो बेस केस बनाना है, वो वही AFN इक्वेशन की मदद से होगा और उसी वाली अजम्पशन के ऊपर बेस हम करेंगे। और वो अजम्पशन हमारी क्या थी कि हमारे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो उसी रेट के साथ इंक्रीज़ करेंगे जिस रेट के साथ आपकी सेल इंक्रीज़ करेगी। ये बेस केस, इसी अजम्पशन की बेस के ऊपर हम पहले फॉरकास्ट करेंगे। बाद में हम इन अजम्पशंस के अंदर चेंजेस करके अपनी फॉरकास्टिंग करेंगे और वो फॉरकास्टिंग हमें फिर ज़्यादा जो है एक्यूरेट फ्यूचर की कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करेगी। फिर हम अपने प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स को और टारगेटेड रिजल्ट्स को जो स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक थे उनका आपस में कंपैरिजन कर लेंगे। अगर हमारे प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो टारगेट रिजल्ट से चेंज होंगे, डेविएट करेंगे, तो फिर या तो हम अपने टारगेट्स को चेंज कर देंगे या फिर हम अपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स को मॉडिफाई करेंगे और अपने ऑपरेटिंग मैनेजर्स को हेल्प आउट करेंगे कि वो अपने टारगेट्स को मीट करें। तो स्टूडेंट, ये फॉरकास्टिंग का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे नंबर्स और कैलकुलेशंस हमें करना पड़ती हैं। ये सारा काम आप कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, और लेकिन बहुत ही अच्छी बात होती है कि इसको स्प्रेडशीट के अंदर, एक्सेल के अंदर परफॉर्म किया जाए। लेकिन जब आप रियल बेस पे किसी कंपनी के लिए फॉरकास्टिंग करेंगे तो आप डेफिनेटली उसको स्प्रेडशीट के अंदर ही करेंगे। लेकिन इसके बिहाइंड फॉरकास्टिंग का जो कंसेप्ट है उसके लिए अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी स्प्रेडशीट के अंदर करें। यहाँ पे हमने बेसिक जो बिहाइंड कंसेप्ट चल रहा है उसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा। इसमें सबसे पहले इनिशियल फॉरकास्ट है जिसको बिजनेस एज यूजुअल के नाम से यहाँ पे ले रहे हैं। तो स्टूडेंट, जब भी आप फॉरकास्टिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉरकास्ट करते हैं, तो उसमें यही अजम्पशन होती है कि आपका जो फ्यूचर है वो रीसेंट पास्ट से बेहतर होगा। इसका मतलब ये है कि आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो बढ़ेंगे वो बिल्कुल उसी रेट पे बढ़ेंगे जिससे सेल्स बढ़ेगी। इसकी मदद से फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। डिविडेंड पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये सारी चीज़ें उसी तरह से एज इट इज़ आ जाएंगी। इस मकसद के लिए आपको आने वाले पीरियड के लिए सेल्स को फॉरकास्ट करना है और फिर उन फॉरकास्टेड सेल की मदद से एक्सपेक्टेड फ्यूचर की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को हम फॉरकास्ट करते हैं। ये सारे जो स्टेप्स हैं ये कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हम करते जाते हैं। अब ये जो पहली स्टेज के ऊपर पहला स्टेप है इसको यहाँ पे हम कहते हैं फर्स्ट पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। पहले नंबर पे हमने अपना पहला स्टेप के ऊपर जो लेना है उसको फर्स्ट पास कह रहे हैं। इसकी अंदर हम अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को क्या करेंगे, फॉरकास्ट कर लेंगे। और रिलेशनशिप यहाँ पे वही एग्जिस्ट करेगा सेल्स का, सेल्स के साथ इन जो मोस्टली आइटम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के ऊपर आ रहे हैं जिनका तल्लक रिलेशनशिप जो है सेल्स के साथ है, यहाँ पे भी वही एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वाला यहाँ पे रिलेशनशिप होल्ड करेगा कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ उसी रेट्स के बढ़ेंगे जिसके साथ आपकी सेल्स बढ़ रही है। ये आपका यहाँ पे रिलेशनशिप होल्ड करेगा।
लेकिन जो लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल है, लॉन्ग टर्म डेट्स है, कॉमन स्टॉक है, ये बिल्कुल सेम उसी तरह रहेंगे, उसी लेवल पे रहेंगे जिसके ऊपर वो पहले थे। जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी वो जो फर्स्ट पास बैलेंस शीट होगी उसके अंदर क्या होगा कि वो पहले लेवल के ऊपर ही होगी, लेकिन जो उनके अंदर इंक्रीज हो रहा है इस दफ़ा, वो जो एडिशन हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड होगी देगी, जैसा कि आपको उसने ये क्वेश्चन के अंदर ये आपकी जो एग्जाम्पल चली आ रही थी उसमें उसने उसको कैलकुलेट किया है। तो एंड पर जब आप पहुंचेंगे तो आपकी जो बैलेंस शीट की जो है वो बैलेंस नहीं हो रही होगी, लायबिलिटी साइड पे कुछ ना कुछ मुमकिन है कि डिफरेंस आए, यानी आपकी शॉर्ट कमिंग आ जाए, वो आपको फाइनेंस करनी है, वो आपको एडिशनल एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड होंगे। मुमकिन है यहाँ पे ये ना आए और आपकी बैलेंस शीट जो है वो लायबिलिटी साइड ज़्यादा आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फंड्स हैं वो सरप्लस में, आप उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें मज़ीद फंड्स की ज़रूरत है 108 की। अब स्टूडेंट इन 108 को जब आप फंड्स को एक्सटर्नल कैपिटल को एक्सटर्नल फंड्स को एक्वायर करेंगे तो इसके नतीजे में सेकंड पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आएगी। इनको एक्वायर करेंगे तो आपका डेफिनेटली डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ने से इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, इनकम स्टेटमेंट चेंज होगी, बैलेंस शीट भी फिर चेंज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता आप इसी तरह से इसको परफॉर्म करते चले जाएंगे। अब आपकी बुक वाले ने फर्स्ट पास के बाद डायरेक्ट फोर्थ पास पे आया, यानी थर्ड और उसने सेकंड पास को बीच में नहीं शो करवाया हुआ, लेकिन जब आप फोर्थ पास पे पहुंच रहे हैं तो आपके एक्सटर्नल फंड्स की जो नीड है वो ख़त्म हो गई है, 0.01 रह चुकी है। अब ये फोर्थ पास पे पहुंच के ये आपकी पोजीशन बन जाएगी। फिर इसके बाद अब आप इस फोर्थ पास को अपनी मर्जी से यहाँ पे प्रपोज्ड करके चेंज कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड प्लान के नाम से यहाँ पे लिया गया है। फिर इसके मुताबिक अब आप ये आपकी फॉरकास्टेड जो है सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। तो यानी स्टेप वाइज आप यहाँ पे इस तरह चलेंगे, अल्टीमेट आपकी जो एडिशनल फंड नीडेड है वो आपके ख़त्म हो जाएगी ज़रूरत, लेकिन फर्स्ट स्टेप के अंदर नहीं होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेप के अंदर कम होती जाएगी और अल्टीमेट ये आपकी ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि रिग्रेशन का यहाँ पे क्या यूज़ हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो हम अभी ये असम्पशन ले रहे थे कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ उसी रेट से बढ़ रहे हैं जिससे आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। जैसा कि आप अभी देख भी चुके थे, एक्सेस कैपेसिटी भी हमारी एग्जिस्ट करती थी। उस केस में क्या था कि हमारे पास कुछ एसेट्स जो फिक्स एसेट्स है वो उस रेट से नहीं बढ़ रहे होते, कम स्पीड से बढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्स। सेल्स हमारी ज़्यादा स्पीड्स के साथ बढ़ती हैं। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी एग्जिस्ट कर सकती है। इस तरह की जब ये कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी, कंडीशंस होल्ड करेंगी, फिर आपके एसेट्स जो हैं वो उस रेट से नहीं बढ़ेंगे जिसके साथ सेल्स बढ़ेगी। सेल्स ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेंगी जबकि ये आपके कम रेट के ऊपर बढ़ रहे होंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन है तो इसके लिए हमारे पास बेहतरीन जो टूल होता है कैलकुलेट करने के लिए वो हमारे पास रिग्रेशन का होता है। और ये रिग्रेशन का जो काम है ये सारे का सारा हम स्प्रेडशीट के अंदर एक्चुअली हम परफॉर्म कर लेते हैं इक्वेशन को डेवलप करके। वो अब हम यहाँ पे उसको परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन वो मॉडल है, वो आप वैल्यूज़ पुट करते हैं उसके अंदर एक्सेल के अंदर, तो आपके रिग्रेशन लाइन के अंदर, तो आपको वो खुद ब खुद ही रिजल्ट्स कैलकुलेट करके दे देता है। यहाँ पे उसने चंद एक रिजल्ट्स वैसे शो करवाए हुए हैं जस्ट। इसके बाद है कि आपने देखा कि एसेट्स को मजमूई तौर पे हम ले रहे थे या ज़्यादा से ज़्यादा हमने फिक्स को अलग किया था, लेकिन अब यहाँ पे जब आप एक दफ़ा कोई बेस केस बना लेंगे, मॉडल एक डेवलप कर लेंगे, फिर आप व्हाट इफ वाली स्टडीज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर ऐसा कर दिया जो तो ऐसा क्या हो सकता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जैसे लिया गया मॉडिफाइंग अकाउंट्स रिसीवेबल, आप अपने सिर्फ एक अकाउंट रिसीवेबल को मॉडिफाई करके देख लें कि क्या रिजल्ट्स बनते हैं। इसी तरह इन्वेंट्रीज को आप चेंज करके देख सकते हैं कि उसके एक के चेंज करने से क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप अपना एक बेस केस डेवलप कर लेते हैं, एक अपनी फाउंडेशन कायम कर लेते हैं, फिर आप उससे
व्हाट इफ़ वाली जो स्टडीज़ हैं वो अपनी कर सकते हैं, यानी किसी एक अल्टरनेटिव को चेंज करके जो उसके रिजल्ट्स आते हैं उसको देख लेंगे उसका क्या इम्पैक्ट आया है एक इसको चेंज करने से। डिटेल्ड एनालिसिस आपका यहाँ पे जो है वो मुमकिन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस चैप्टर के जो कुछ रिमेनिंग थोड़ी सी पोर्शन था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब आप लोगों ने इसको एक दफ़ा डिटेल के साथ गो थ्रू कर लें। जो कोई क्वेश्चन हो वो आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लीजिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा। ये हमारा लास्ट चैप्टर था, तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं अब नेक्स्ट वीक में आपके साथ एक ही क्लास के अंदर वो सारे के सारे डिस्कस कोशिश करूँगा कि हो जाएं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी फिर वाइंड अप हो जाएगा। सिर्फ चैप्टर वाइंड अप नहीं होगा बल्कि आपका ये सारे का सारा सिलेबस जो है यहाँ तक जो अभी हमने स्टडी किया वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों की अगर कोई असाइनमेंट्स मिसिंग है वो अभी आपको मैं टाइम दे रहा हूँ कल तक का, वो आप अपनी कंप्लीट करके LMS के ऊपर सबमिट कर दें। उसके बाद कोई किसी किस्म की असाइनमेंट मैं जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा और फिर ना कहिएगा कि आपके नंबर वगैरह नहीं लगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।